कैसे हैं आप लोग? चलो ऐसा करते हैं कि एमपीपीएससी का जो प्रीलिम्स 2021 होने वाला है, उसके एक छोटे-छोटे से टॉपिक ले करके और आप लोग रिवाइज कर लीजिए कि किस तरीके के सवाल और कौन-कौन से बन सकते हैं। तो मैंने एक कोशिश की है कि एक-एक टॉपिक उठाऊँ और मैं आपको वो सारी चीज़ें समझाऊँ, ठीक है ना? तो आज इस सेशन को शुरू करते हैं और मैंने पहला टॉपिक लिया है प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना। प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना। याद रखना है कि संविधान में प्रस्तावना शब्द नहीं लिखा हुआ है, बल्कि संविधान में लिखा हुआ है किसके बारे में? उद्देशिका के बारे में आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि दुनिया में ये जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना होती है, जनरली किसी भी संविधान में इंट्रोडक्शन की तरह होती है, परिचय पत्र की तरह होती है। जैसे आप किसी किताब को या ऑथर बन करके कोई किताब लिखेंगे, तो आप क्या करेंगे कि जब आपकी किताब लिख जाएगी तो उस किताब का सार कोशिश करेंगे कि आप अपनी अभिव्यक्ति में रख दें। यानी कि जो आपने बुक से जिन पॉइंट्स को लेकर के, जिन प्रिंसिपल को लेकर के, जिन उद्देश्य को लेकर के बनाई है, तो आप उन उद्देश्यों को आप एक छोटे से फॉर्मेट में रख दें, सार जिसे प्रेसाइज बोला जाता है। तो इसी को बोला जाता है प्रस्तावना या उद्देशिका। या आप जैसे किसी किले में चले जाइए, आप लाल किले में घूमने जाएंगे तो उसके बाहर एक स्लाइड लगी हुई है, उस स्लाइड में लिखा हुआ है इस किले का निर्माण किसने किया था, कब किया गया था, किसने बनवाया था, इंपॉर्टेंस क्या है, कितना महत्वपूर्ण है, कौन से आर्किटेक्ट, किस तरीके का यूज किया गया है, ये सारी बातें। तो वो किले के बाहर की लगी हुई पत्थर की स्लाइड हमको किले के बारे में क्या बताती है? परिचय देती है। उसी तरीके से संविधान के परिचय के लिए भारतीय संविधान में किसको रखा गया? प्रस्तावना या उद्देशिका को। अब उद्देशिका के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये याद करना है कि ये जो उद्देशिका है 1791 में 1791 में यूएसए ने अपने संविधान में जोड़ा। संविधान में जोड़ा यानी कि दुनिया का पहला संविधान किसका बना था? अमेरिका का बना था। इसी वजह से पहली बार कहां पे प्रावधान किया गया? अमेरिका में 1791 में। दूसरा, भारत के मन में इस बात का विचार था कि हम भी प्रस्तावना करेंगे जैसे अमेरिका ने कर रखी, जब हम देश को आज़ादी मिल जाएगी, हमारे देश को आज़ादी मिल जाएगी, जब हम आज़ाद हो जाएंगे। इसी वजह से भारत में प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना की अवधारणा या इसी को बोलते हैं विचार, यानी कि कह सकते हैं आइडिया ऑफ प्रीएम्बल। आइडिया ऑफ प्रीएम्बल। और ये जो आइडिया ऑफ प्रीएम्बल है, ये भारत ने कहाँ से लिया है? यूएसए ने। जैसे आपका पड़ोसी कार खरीदे तो आपके मन में विचार आ सकता है कि मैं भी भाई पड़ोसी की तरह कार खरीदूंगा, तो इसको कह देते हैं आइडिया ऑफ प्रीएम्बल। इसके बाद में एसेसरीज, यानी कि किस तरीके से प्रस्तावना को लिखना है, तो उसको बोलेंगे भाषा। तो अगर मैं कहूं कि प्रस्तावना की भाषा, तो प्रस्तावना की जो भाषा ली गई है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, ये चीज। तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, इसका विचार अमेरिका से। और इसके बाद में प्रस्तावना ली कहां से गई है? तो आपको याद रखना है प्रस्तावना को उद्देश्य प्रस्ताव से लिया गया है। उद्देश्य प्रस्ताव से लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब हम लोग जानते हैं कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष कुछ गाइडलाइंस तय की थी, प्रिंसिपल तय किए थे, जिसको बोला गया था उद्देश्य प्रस्ताव। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित नेहरू ने ये मान करके रखा था कि हम भैया इस तरीके का संविधान बनाएंगे, इस तरीके का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और इसी वजह से इस उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया था। आगे चल करके क्या होगा कि आपको हमेशा याद रखना है कि फरवरी 1949 में, देखो उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाया था? पंडित नेहरू लेकर के आया था। लेकिन उद्देशिका का फरवरी 1949 में उद्देशिका का प्रस्ताव, उद्देशिका का प्रारूप कौन लेकर के आए थे? डॉक्टर अंबेडकर लाए थे। अंबेडकर लाए थे, किसके सामने लाए थे? संविधान सभा के सामने लेकर के आए थे। ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद में प्रस्तावना के महत्व को देखते हुए ये बड़ा इंपॉर्टेंस रखती है प्रीएम्बल। इसी वजह से कई लोग प्रस्तावना को कई अलग अलग बातें बोलते हैं। जैसे प्रस्तावना, संविधान का परिचय पत्र, संविधान का परिचय पत्र। और परिचय पत्र किसको बोला जाता है भाई? प्रस्तावना को बोला जाता है, यानी कि प्रीएम्बल को बोला जाता है। और ये किसने बोला था? तो ये बोला था एन ए पालकीवाल ने बोला था कि भाई प्रस्तावना का परिचय पत्र है। प्रस्तावना का परिचय पत्र कहने का मतलब ये है
कि अगर भारतीय संविधान को आप सही से पहचानना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रस्तावना को पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय संविधान किस तरीके का बना है। इसके बाद में एक व्यक्ति है कुंजी नोट, संविधान की कुंजी नोट, संविधान की कुंजी नोट। और कुंजी नोट के लिए एक व्यक्ति है, उनका नाम है अर्नेस्ट बार्कर। तो अर्नेस्ट बार्कर ने कहा कि भाई जब मैंने अपनी थीसिस लिखी, ब्रिटेन के राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी थे और इन्होंने कहा जब मैंने थीसिस लिखी तो थीसिस का मुझे सार लिखना था, प्रिसाइज लिखना था। तो मैंने देखा कि भारतीय प्रस्तावना में वो सारी बातें हैं जो मेरे को थीसिस में लिखनी थी। तो कुंजी नोट कह सकते हैं, जैसे हम लोग दिग्दर्शिका या कोई गैस पेपर लेकर के आते थे 12th में, कुंजी नोट मानते थे कि भाई यही यही सवाल पूछे जाएंगे, तो कुंजी नोट बोला गया संविधान का। इसके बाद में संविधान की कुंजी, कुंजी का मतलब होता है चाबी, यानी कि की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जिस तरीके से ताला को खोल करके चाबी सारी चीजों को स्पष्ट कर देती है, उसी तरीके से आप प्रस्तावना को पढ़ करके संविधान को समझ सकते हैं। और संविधान की कुंजी किसने बोला? एक केस हुआ था बेरूबारी मामला 1960 में, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, उनका नाम था गजेंद्र गढ़कर। तो गजेंद्र गढ़कर ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की किसकी तरह है भाई? कुंजी की तरह है, यानी कि की तरह है कि आप प्रस्तावना को पढ़ लीजिए और सारे संविधान को समझ लीजिए। इसके बाद में एक शब्द बोला गया, इसी के लिए बोला गया कि कहा गया संविधान की आत्मा। और अगर संविधान की आत्मा से सवाल पूछा जाए कि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था? ठाकुरदास भार्गव ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। जिस तरीके से शरीर के हर रोम में विद्यमान है क्या संविधान की, जिस प्रकार से आत्मा पूरे शरीर में विद्यमान है, उसी तरीके से प्रस्तावना के तत्व भी सारे संविधान में क्या है? विद्यमान है। इसी वजह से सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन एक बात याद रखना है, अगर डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार, डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार पूछे, डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार, और इसमें पूछे कि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, तो आर्टिकल 32, आगे चल करके बता दूंगा मैं, आर्टिकल 32 जहां पे लिखा हुआ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। इसके बाद में जो AK अय्यर साहब हैं, AK अय्यर साहब वो प्रस्तावना को क्या कहते हैं? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, दीर्घकालिक सपनों का विचार, दीर्घकालिक सपनों का विचार। और दीर्घकालिक सपनों का विचार का मतलब ये होता है कि भाई लंबे समय तक जो संविधान निर्माता थे, जो सपना देखते आ रहे थे, उन्हीं को हम लोगों ने संजो करके कहाँ रख दिया? प्रस्तावना में रख दिया। इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में एक व्यक्ति और है, और उन्होंने क्या कहा? संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र का राशिफल। अब जैसे राशिफल आपका भविष्य बता देता है, वैसे ही अगर देश में संप्रभु बताऊंगा क्या होता है? लोकतांत्रिक गणतंत्र का राशिफल। और ये नाम किसने दिया है? KM कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने, KM मुंशी साहब ने ये चीज बोली कि भाई जिस तरीके से राशिफल आपका भविष्य बता देती है, वैसे ही भारत में जो मूल्य लिखे हुए, जो आदर्श लिखे हैं, वो तय करेंगे कि देश का भविष्य कैसा होगा। तो ये हमको देखने को मिलता है। अब ये बातें देख ली कि इंपॉर्टेंस क्या है। इसके बाद में देखते हैं ये जो प्रस्तावना है उद्देशिका, इसके एलिमेंट्स क्या है, इसके तत्व क्या है। क्योंकि हम सारे लोग जानते हैं कि प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ये शब्द लिखे हुए हैं। तो तत्व का मतलब यह है कि ऐसा करते हैं कि प्रस्तावना के तत्व को 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला डिवीजन करते हैं, प्रस्तावना क्या बताती है? संविधान की शक्ति का स्रोत। दरअसल है क्या कि संविधान भारत में सुपीरियर है, सारी सर्वशक्तिमान है, संपूर्ण शक्ति रखता है।
तो सबसे ज्यादा हमको ये बताते हैं कि ये जो संविधान है जिसको शासन करना है, इसको पावर कहाँ से मिलती है, शक्ति कहाँ से मिलती है, तो ये मिलती है भारत के लोग। भारत के लोग, क्या लिखा हुआ है, बी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग में जनरली अभी प्रस्तावना के शब्दों को डिफाइन कर दूंगा। तो संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है भाई, भारत के लोगों से। कहने का मतलब संपूर्ण शक्ति लोगों के पास में निहित है, और लोगों की जो शक्ति करने की ताकत है वो किसको मिल गई है, संविधान को मिल गई है। दूसरा ये है संविधान की प्रकृति। संविधान या देश की प्रकृति, मतलब इस देश का स्वभाव क्या होने वाला है, देश की प्रकृति क्या होने वाली है, स्वरूप क्या होने वाला है। तो सबसे पहले स्वरूप है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि संप्रभु। पहला तो यही लिखा हुआ है, संप्रभु। फिर इसके बाद संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, समाजवादी। फिर इसके बाद में लिखा हुआ है लोकतांत्रिक। इसके बाद में लिखा हुआ है गणतंत्र। ये तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। तो एक शब्द और लिख लीजिएगा, पंथ निरपेक्ष। तो इस तरीके का देश का स्वरूप होने वाला है। इसके बाद में संविधान का उद्देश्य, संविधान का उद्देश्य, भाई इस संविधान को हमने क्यों बनाया है। तो सबसे पहले तो न्याय की बात की गई है। न्याय, कौन कौन सा न्याय, एक तो बात की गई है राजनीतिक न्याय, दूसरा बात की गई है सामाजिक न्याय, तीसरा बात की गई है आर्थिक न्याय। दूसरा क्या रखा हुआ है, स्वतंत्रता रखी गई है। और स्वतंत्रता में क्या रखा गया है भैया, एक तो रखा गया है विचार अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। इसके बाद में लिखा हुआ है समता, और समता किस किस की है, दो की, अवसर और प्रतिष्ठा। ये चीज अवसर और प्रतिष्ठा। इसके बाद में समता के बाद में लिखा हुआ है ठीक है। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, इसी में संविधान के उद्देश्य में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली, सुनिश्चित करने वाली बंधुता। तो इस तरीके का देश का संविधान का क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। और इसके बाद में लिखा हुआ है संविधान का लागू होना, संविधान का लागू होना। और इसमें क्या लिखा हुआ है, 26 नवंबर 1949 संविधान को क्या किया भाई, पारित किया। पारित के बाद में अधिनियमित किया, अधिनियमित, और इसके बाद में आत्मार्पित किया, आत्मार्पित किया। तो ये बात आपको याद रखना है कि ये संविधान के क्या हो गए, तत्व हो गए। इसके बाद क्या करते हैं कि हम हर एक लाइन का मीनिंग समझ लेते हैं। जैसे प्रस्तावना शुरू होती है, हम भारत के लोग। तो पहली बात तो ये याद रखना है कि ये बात यूएसए से ली गई, ठीक है, अमेरिका से लिया गया। हम का मतलब होता है सारे लोग, और सारे और लोग का मतलब होता है लोग, सिटीजन शब्द नहीं लिखा हुआ। तो कहा गया है कि संपूर्ण शक्ति का स्रोत भारत के क्या होंगे, लोग होंगे। तो संपूर्ण शक्ति का स्रोत, संपूर्ण शक्ति का स्रोत, और संपूर्ण शक्ति का स्रोत कौन हो जाएगी भाई, भारत के लोग हो जाएंगे, भारत के लोग। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि सारी शक्ति किसके पास होना भाई, जनता की, सारी संपूर्ण शक्ति देश के पास में निहित होना। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब देश अपने निर्णय, भारत अपने निर्णय स्वयं लेगा, ना तो कोई आंतरिक दबाव पड़ेगा, ना कोई बाह्य दबाव पड़ेगा। भारत एकदम अपने स्वतंत्र रूप से निर्णय लेगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसके बाद में आता है समाजवादी। समाजवादी का मतलब यह है, भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है, और इसका मतलब होता है कि आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से समाज में बराबरी लाना, धन का संकेंद्रण होने से रोकना, और कोशिश ये करना कि आर्थिक रूप से सभी समुदाय के लोग कैसे हों, समान हों, सामाजिक रूप से समान हो, समाजवादी बोला गया है। इसके बाद में कहा गया है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत का कोई धर्म नहीं होगा, भारत एकदम धर्म के मामले में न्यूट्रल होगा,
और व्यक्ति को धर्म मानने की क्या होगी, आजादी होगी। किसी धर्म को मान भी सकता है, किसी को नहीं मान सकता है, पंथ निरपेक्ष। इसके बाद में लिखा हुआ है लोकतांत्रिक, और लोकतांत्रिक का मतलब ये होता है कि संपूर्ण शक्ति किसके पास होना, जनता के पास होना, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। अब्राहम लिंकन ने बोला था, तो संपूर्ण शक्ति किसके पास होना, जनता के पास होना। जनता सरकार चुन देती है ना, और जनता ही संविधान बना देती है, तो जनता की चुनी हुई सरकार उस संविधान के अनुसार जनता पर शासन करती है। इसके बाद लिखा हुआ है गणतंत्र, और गणतंत्र का मतलब ये होता है कि देश का प्रमुख अब राजा नहीं होगा बल्कि जनता से चुना जाएगा, इसको बोला जाता है गणतंत्र। अंतर क्या हो गया, शक्ति से और देश के प्रमुख से। प्रमुख वंशानुगत नहीं तो गणतंत्र नहीं होगा, वो गणतंत्र होगा, और अगर वंशानुगत होगा तो गणतंत्र नहीं होगा। लोकतंत्र में शक्ति किसके पास होनी चाहिए, जनता के पास होनी चाहिए। तो भारत लोकतांत्रिक भी है, गणतंत्र भी है, जबकि ब्रिटेन लोकतांत्रिक है क्योंकि जनता के पास शक्ति है, गणतंत्र नहीं है क्योंकि वहां पे वंशानुगत महारानी बनती है। तो एक तो स्वरूप ये हो गया। इसके बाद में जो न्याय की बात की गई है, न्याय कौन सा है, एक तो न्याय दिया गया है राजनीतिक न्याय, दूसरा दिया गया है सामाजिक न्याय, और तीसरा दिया गया है आर्थिक न्याय। अब न्याय का मतलब ये, राजनीतिक का मतलब सभी व्यक्तियों के पास में समान शक्तियां होंगी, सभी व्यक्ति समान रूप से पावर रखेंगे, शक्तियां रखेंगे, इसको राजनीतिक न्याय कहा गया है। सामाजिक न्याय का मतलब ये है कि जाति, धर्म, मूल, वंश, लिंग के आधार पर किसी के साथ में भैया भेदभाव ना करो। आर्थिक रूप से का मतलब ये है कि आर्थिक रूप से किसी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं होंगे, सभी के लिए समान रूप से कोशिश की जाएगी कि आर्थिक समानता बनी रहे। दूसरा, आर्थिक आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। इसके बाद में स्वतंत्रता लिखी हुई है, और ये जो स्वतंत्रता लिखी हुई है, इस स्वतंत्रता के बारे में क्या कहा गया है कि विचार, भैया मन में मनन, आंतरिक मनन है। अभिव्यक्ति, जिसको मौखिक हम लोग बोल देते हैं। विश्वास, किसी भी आप धर्म को मान सकते, सॉरी, विश्वास का मतलब है गांधी के विचार मान सकते हैं, नेहरू के विचार मान सकते हैं। धर्म का मतलब है पारलौकिक चीजों का मनन कर सकते हैं, ईश्वर के स्वरूप को मान सकते हैं। उपासना का मतलब ये है कि व्रत कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, रोजा रख सकते हैं, ये स्वतंत्रताएं हैं। इसके बाद में समता, समता का मतलब ये है कि भैया सभी को समान रूप से बनाने के लिए सभी को समान अवसर मिलेंगे, और सभी की समान प्रतिष्ठा होगी। प्रतिष्ठा का आधार उसका जन्म या लिंग नहीं होगा, बल्कि अगर पढ़ा लिखा है, उसके गुण, उसकी योग्यता तो हो सकते, जैसे कलाम साहब की मान सकते हैं, बाकी सभी लोगों के बीच में प्रतिष्ठा का भी समान होगा। इसके बाद में समता के बाद में लिखा हुआ है व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ पीपल। तो व्यक्ति की गरिमा का मतलब ये है कि सभी व्यक्ति को बराबर डिग्निटी, गौरवमयी जीवन जीने का अधिकार होगा, और सभी को बराबर अधिकार मिलेंगे। और इसके बाद में बंधुता, बंधुता का मतलब होता है भाईचारा। भाईचारा का मतलब ये हो गया कि सभी को प्रेम भाव से रखना है। और भाई बंधुता कैसे बढ़ेगी, जब बढ़ेगी राष्ट्र की एकता और अखंडता। एकता, ये एक मनोवैज्ञानिक विचार है जिसमें लोग आपस में एक रहते हैं, सभी लोगों के मन में आपस में विचार होते हैं कि भैया मेरे को एक दूसरे से प्रेम है। और दूसरा शब्द होता है अखंडता, और ये जो अखंडता शब्द होता है, अखंडता शब्द कैसा शब्द है भाई, ये है भौगोलिक, भौगोलिक अवधारणा है। इसका मतलब होता है कि जमीन जो हमारी होती है वो सुरक्षित रखना, यानी कि घर में सभी के बीच में प्रेम भाव है, वो एकता है, और घर के सामान के प्रति सभी लोग प्रेम भाव रखते हैं, वो उसकी क्या हो गई, अखंडता हो गई। ये बात हमको याद रखना है। तो ये एक ओवरव्यू था जो मैंने आप लोगों को बताया। इसके बाद में क्या हुआ, अब आपको याद रखना है कि 26 नवंबर 1949, तो ये जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को पारित किया, ये चीज पारित किया। दूसरा, पारित करने के बाद में याद रखना है, प्रस्तावना संविधान के सबसे अंत में पारित हुई, परंतु सबसे पहले पेज में जोड़ा, सबसे पहले पेज में जोड़ा, ये बात। तो एक तो ये याद रखना कि सारा संविधान पास हो गया था, उसके बाद में प्रियम्बल यानी प्रस्तावना को पारित किया गया था, एक तो ये बात हो गई। दूसरा, प्रस्तावना क्या कहती है, संविधान को पारित करने, पास करने, अधिनियमित, अधिनियमित यानी कि लागू करने, और आत्मार्पित। आत्मार्पित का मतलब होता है भावी पीढ़ी को सौंपना। भावी पीढ़ी को सौंपना, जैसे हम लोग हैं, हम लोगों ने संविधान जो उस समय बना हुआ था उसको स्वीकार कर लिया, तो इसको कहते हैं आत्मार्पित करना।
और ये सारा कुछ कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को ये प्रस्तावना कर दी गई। इसके बाद में कुछ सवाल आपको याद रखना है, तो आपको याद रखना है क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? संविधान का भाग है, तो आपको कहना है हाँ है, हाँ है, यानी कि पार्ट माना जाएगा। दूसरा, संशोधन हो सकता है, तो संशोधनीय है, संशोधनीय है, परिवर्तन हो सकता है, एक बार हुआ, एक बार हुआ। 3 शब्द जोड़े, 3 शब्द जोड़े, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, और ये जोड़े थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन 1976 से, 1976 से। और 42वें संविधान संशोधन को क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इंदिरा गांधी ने बहुत सारा परिवर्तन कराया था, तो ये चीज। और इसके बाद में एक बात और देखना है ना, संविधान का भाग है, प्रवर्तनीय है या नहीं। तो आपको याद रखना है कि प्रवर्तनीय का मतलब होता है ऐसी बातें जो लागू हो जाती हैं न्यायालय से या इंप्लीमेंट होती हैं, वो प्रवर्तनीय या न्याय योग्य कहलाती हैं। और ऐसी बातें जो लागू नहीं है, यानी कि संविधान ने उनको लागू नहीं किया बल्कि छोड़ दिया है कि भविष्य में लागू किया जाएगा, वो अप्रवर्तनीय बोली जाती है। तो प्रस्तावना उन्हीं में से, प्रस्तावना अप्रवर्तनीय है। और ये टॉपिक हमारा यहीं तक रहा।